बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर के ऊपर एक वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके थे जिसमें हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग पार्ट को टिश्यू रिपेयर को फिनिश कर लेंगे। इन शॉर्ट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इस पूरे चैप्टर को ही हम खत्म कर लेंगे। आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में से दो एससीक्यू आने हैं, एक एससीक्यू इन्फ्लेमेशन वाले से और दूसरा आना है टिश्यू की रिपेयर वाले से। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट क्वेश्चन आने हैं। टिश्यू रिपेयर काफ़ी थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसमें से एक पूरा एससीक्यू और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इतना सारा लिखा हुआ है और वहाँ से सिर्फ एक एससीक्यू ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों होती है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टिश्यू के रिपेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं, इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक के अंदर कोई बाहर वाला कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है, वो आगे वुंड की हीलिंग को खराब कर सकता है, या इंट्रिंसिक वगैरह भी हो सकते हैं जो टिश्यू के अपने होते हैं। कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, एग्जाम में सवाल बार-बार आता है, आपको मैं पहले से कह रहा हूँ। पहले फैक्टर के नाम पढ़ लेते हैं। पहला इन्फेक्शन, दूसरा डायबिटीज, तीसरा न्यूट्रिशनल स्टेटस, चौथा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पांचवा मैकेनिकल फैक्टर्स, छठा पुअर परफुजन, सातवां फॉरेन बॉडी, सातवां टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ टिश्यू इंजरी और लास्ट है लोकेशन ऑफ इंजरी। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो टिश्यू के रिपेयर को इन्फ्लुएंस करती है, हीलिंग को खराब कर सकते हैं। पहला इन्फेक्शन, ठीक हो गया। अब जो इन्फेक्शन होता है ये वुंड की हीलिंग को डिले कर देगा, क्योंकि ये जब कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फ्लेमेशन को प्रोलॉन्ग कर लेगा। जब इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगी तो फिर टिश्यू की इंजरी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो इन्फेक्शन पहला फैक्टर आ जाएगा। दूसरा डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि आगे हमारे जो टिश्यू रिपेयर को काफ़ी ज़्यादा खराब कर देता है। आपको पता है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनके अंदर वुंड की हीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो फिर कोलाजन की सिंथेसिस कम से कम होगी। अगर कोलाजन की सिंथेसिस कम से कम होगी तो वुंड की हीलिंग भी कम से कम होगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स होते हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं, और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने एडमिनिस्टर कर दिया तो फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से क्या होगा, कहते हैं कि जो स्कार की वीकनेस है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को इनहिबिट कर देती है, इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो फिब्रोसिस होती थी, जो हीलिंग वगैरह जो प्रोसेस होता था वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट था। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की प्रोडक्शन कम से कम होगी तो फिब्रोसिस भी कम से कम होगी। ओके, ठीक है। जैसे एक इन्फेक्शन लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इफेक्ट डिजायरेबल होती है। फॉर एग्जांपल क्रोनिक इन्फेक्शन के केस के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंटीबायोटिक के साथ। क्यों? क्योंकि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ना दिए गए तो स्कारिंग की वजह से ओपेसिटी आ सकती है लेंस के ऊपर। मैकेनिकल फैक्टर्स क्या होती है कि अगर लोकल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, टॉर्शन अप्लाई हो रही है, तो वो इस्कीमिया वगैरह करवा सकती है, या फिर वुंड को काफ़ी ज़्यादा पुल अपार्ट कर सकती है, वुंड की गैपिंग को बढ़ा सकती है। पुअर परफ्यूजन, कि अगर कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है जैसे रेनॉल्ड फिनोमिना होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज़ है, तो इस केस के अंदर पुअर परफ्यूजन हो जाएगी। इस्कीमिया की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। फॉरेन बॉडीज़ फॉर एग्जांपल स्टील के फ्रैगमेंट्स है, ग्लास के फ्रैगमेंट्स है, यहाँ तक कि बोन के फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो भी हीलिंग को खराब कर सकते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को मजीद स्टिमुलेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ टिश्यू इंजरी, कि टिश्यू की इंजरी की टाइप कैसी है, एक्सटेंट कैसी है, उसके करैक्टर कैसा है। ठीक हो गया। ओके, मिसाल के तौर पर जो स्टेबल और लेबाल टिश्यू है इनके अंदर कंप्लीट रिस्टोरेशन हो सकती है, लेकिन परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होगा, कंप्लीट रिस्टोरेशन नहीं होती, स्कारिंग होगी। स्कारिंग के अंदर में भी आप स्ट्रक्चर को तो शायद नॉर्मलाइज कर लो, लेकिन फंक्शन को वापस नहीं ला सकते। इसके बाद है लोकेशन ऑफ इंजरी। लोकेशन ऑफ इंजरी भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेमेशन टिश्यू की स्पेसिस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी के अंदर होती है, तो वहाँ पर आपको एक्सटेंसिव एक्सुडेट देखने को मिलता है। तो इंजरी की लोकेशन ये भी मैटर करती है। ठीक हो गया। ओके, जो इसके बाद जो रिपेयर होता है ना, रिपेयर का जो स्टार्ट होता है वो एक्सुडेट की डायलेशन से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो प्रोटीलेटिक एंजाइम्स होती है उनकी वजह से होता है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू एक्सुडेट के अंदर ग्रो कर जाता है, स्कारिंग वगैरह बन जाती है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन तो पहले बता चुका था कि अगर फिब्रोसिस किसी टिश्यू स्पेस के अंदर होता है, पेरिटोनियल कैविटी है, साइनोवियल कैविटी है, और उसको एक्यूपाई करने वाला कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, और एक्सुडेट इन्फ्लेमेशन के अंदर बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। टिश्यू रिपेयर और फिब्रोसिस के कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। पहला है हीलिंग ऑफ स्किन वुंड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो वुंड का नेचर क्या है, वुंड का साइज है, तो हीलिंग होती है स्किन की वुंड की, वो दो मैकेनिज्म से होती है, फर्स्ट और सेकंड इंटेंशन। मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, डिफरेंस दिखाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो आपने प्रीवियस वीडियो में जाना है और वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, ये हीलिंग ऑफ स्किन वुंड की होती है, लेकिन डिपेंडेंट होती है कि वुंड की नेचर या साइज क्या है। सबसे पहले अगर इंजरी अगर सिर्फ एपिथेलियल लेयर को इन्वॉल्व करती है, सिर्फ एपिथेलियल लेयर को,
इसके नीचे जो डर्मिस होती है और जो दूसरी लेयर्स होती है इनको इन्वॉल्व नहीं करती इंजरी, तो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन चलती है, प्राइमरी हीलिंग चलती है। ठीक हो गया, यानी एपिथेलियल रीजनरेशन चलती है, जिसको प्राइमरी यूनियन हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन या एपिथेलियल रीजनरेशन बोलते हैं। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि जो सर्जिकल इंसिजन है, क्लीन अनइन्फेक्टेड, क्लीन साफ सुथरे, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उनकी जो हीलिंग होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड बाय सर्जिकल सूचर, तो उनकी जो हीलिंग होती है प्राइमरी मैकेनिज्म से होती है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन से होती है। ठीक हो गया, ओके। अब जो इंसिजन होता है, जो सर्जिकली इंसिजन अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ फोकल किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पे सिर्फ कुछ ही एपिथेलियल सेल, कुछ कनेक्टिव टिश्यू की डेथ देखने को मिलती है। तो इसके हीलिंग वाले या रिपेयर के मैकेनिज्म वाले वही होते हैं जो आपने पहले देखे थे। इन्फ्लेमेशन होती है, एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन होती है और लास्ट में मैच्योरेशन होती है कनेक्टिव टिश्यू स्कार की। अब वही मैकेनिज्म है, सबसे पहले वुंड होगा, वुंड की वजह से क्या होगा, कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाती है जो कि ब्लड क्लॉट को बना देगी वुंड की सरफेस के ऊपर। इस क्लॉट का मेन पर्पस ये है कि ब्लीडिंग को कम कर देना और माइग्रेटिंग सेल को सपोर्ट करना, जो कि ग्रोथ फैक्टर से, साइटोकाइन की और कीमोकाइन की वजह से स्टिमुलेट हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर न्यूट्रोफिल हमें देखने को मिलेगी इंसाइज मार्जिन के अंदर। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और ये हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन है। ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पर आपको जो इंसिजन, यहाँ पे जो इंजरी देखने को मिलती है वो एपिथेलियल सेल की देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको फाइन फोकल डिस्ट्रप्शन देखने को मिलती है। ठीक हो गया, कहते हैं कि 24 घंटे के बाद, यहाँ पे अगर 24 घंटे के बाद न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं एट द साइट ऑफ इंसिजन मार्जिन। ठीक हो गया, और वो फिब्रिन क्लॉट की तरफ माइग्रेट करते हैं। अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे आपको फिब्रिन क्लॉट देखने को मिलेगा, तो उसकी तरफ कौन माइग्रेट करती है, न्यूट्रोफिल माइग्रेट करते हैं। जो बेजल सेल होती है, जो इंसिजन वाली जो बेजल सेल नजर आ रही है आपको एज ऑफ इंसिजन, वो माइटोटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। माइटोटिक एक्टिविटी को बढ़ाने की वजह से जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो आगे वुंड की सरफेस को कवर कर लेंगे। ठीक हो गया, कंटिन्यूअस एपिथेलियल लेयर बना लेंगे जो वुंड को क्लोज कर देगी। तीसरे दिन तक आते आते जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो रिप्लेस हो जाती है मैक्रोफेजेस से। अगर आप इस डायग्राम में देखो, और ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको नजर आएगा ग्रेनुलेशन टिश्यू, और ये प्रोग्रेस करता रहता है और ये किसको ऑक्युपाई करता है, इंसिजन वाली स्पेस को ऑक्युपाइड करना शुरू कर देता है। अब जो मैक्रोफेजेस होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डेब्रिस को, फिब्रिन को, दूसरी चीजों को डिग्रेड करना शुरू कर देती है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करती है जो एंजियोजेनेसिस और ईसीएम की डेपोजिशन को स्टिमुलेट करवाएगा। 5वें दिन तक आते आते रीवैस्कुलराइजेशन देखने को मिलती है, वेसल ग्रो करना शुरू कर देती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू पूरी इंसिजन वाली स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। न्यू वेसल लीकी होती है जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन की लीकेज और फ्लूइड की लीकेज देखने को मिलती है। जो न्यू ग्रेनुलोमेटस टिश्यू होता है वो एडिमेटस होता है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट करेंगे, फिर वो ईसीएम की डेपोजिशन करेंगे। फाइनली कुछ हफ्तों के बाद क्या होगा, कोलेजन की कंटिन्यूएशन और फार्मूले यानी कोलेजन की एक्युमुलेशन और प्रोलिफरेशन की वजह से, जो फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन और कोलेजन की डेपोजिशन की वजह से वुंड आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक हो गया, फाइनली 1 महीने के आखिर तक जो स्कार होता है, स्कार जो में सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा लेकिन इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी सेल नहीं होगी और वो एपिडर्मिस से क्या होगा, कवर होगा, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो टाइम के साथ बढ़ती रहती है वुंड की। ठीक हो गया, फाइनली वुंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्कार भी रिप्लेस हो जाएगा नॉर्मल एपिथेलियल सेल से। तो ये पूरा मैकेनिज्म है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। तो आपने डायग्राम ये बना दिया। अब बारी है हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। अब हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, जिसको सेकेंडरी यूनियन बोलते हैं, इसके क्या डिफरेंस होते हैं, कुछ 4 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के अंदर इसके कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं। ध्यान से पढ़ते हैं, सुकून से पढ़ते हैं। अगर पहली बात कि जो सेकेंडरी हीलिंग होगी वो कब चलेगी, ऐसे वुंड जिसमें टिश्यू का डेफिसिट रिलेटिवली ज़्यादा होगा। लेकिन अगर टिश्यू का डेफिसिट रिलेटिवली ज़्यादा नहीं होता तो हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन चलती है। इसके अंदर जो फिब्रिन का क्लॉट है वो काफ़ी बड़ा बनता है। ओके, इसके अंदर ज़्यादा एक्सुडेट होगा और नेक्रोटिक डेब्रिस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा इंटेंस होती है। ये सारे पॉइंट्स है डिफरेंस वाले। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा इंटेंस होती है क्योंकि जितना ज़्यादा टिश्यू का डिफेक्ट होगा उतना ज़्यादा नेक्रोटिक डेब्रिस ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ज़्यादा डिफेक्ट की वजह से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन मीडिएटेड इंजरी के चांसेस है। ठीक हो गया, और जितना ज़्यादा डिफेक्ट है तो उतना बड़ा गैप को कवर करने के लिए ज़्यादा ग्रैनुलेशन टिश्यू चाहिए। ठीक हो गया, और ग्रैनुलेशन टिश्यू जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा स्कार टिश्यू का मैच ज़्यादा होगा। ठीक है, शुरू में क्या होगा, शुरू में जो प्रोविजनल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर फिब्रिन, प्लाज्मा, फिब्रोनेक्टिन, टाइप 3 कोलेजन होता है, लेकिन 2 हफ्तों के बाद ये रिप्लेस हो जाएगा टाइप 1 कोलेजन से। तो नॉर्मली प्राइमरी यूनियन के अंदर टाइप 3 होता है लेकिन यहाँ पे टाइप 1 आना शुरू हो जाएगा। तो ओरिजिनल ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो पेल ए वेस्कुलर स्कार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके अलावा जो थर्मल अपेंडेजेस, डर्मल अपेंडेजेस होती है जो डिस्ट्रॉय हो जाती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी सेकेंडरी हीलिंग वाले मैकेनिज्म के जरिए। ओके, और जो स्कार बनेगा वो स्कार ए सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मुश्तमिल होगा लेकिन वो डिवाइड होगा इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट्रेट से और वो कवर्ड होगा इंटैक्ट एपिडर्मिस से। एक बात आपने नोट करनी है, प्रीवियस केस के अंदर, जो इस वाले केस के अंदर था, जो स्कार बनता था वो स्कार
सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मुश्तमिल था, यानी इस वाले स्कार के अंदर सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू था, लेकिन इस वाले स्कार के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोई सेल ही नहीं होगा। तो आपने इस लाइन को नोट कर लेना है। अब वुंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वुंड की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वुंड के एजेस आपस में दूसरे के करीब आ जाते हैं, वुंड का सरफेस एरिया काफी कम हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। और वुंड की कॉन्ट्रैक्शन मायोफाइब्रोब्लास्ट की वजह से होती है, जो कि मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज होती है। फाइनली स्किन का वुंड क्लोज हो जाएगा। तो ये होती है हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। वुंड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कहते हैं कि केयरफुली स्यूचर जिनको आपने सही तरह से टाँके लगा के क्लोज किया हुआ होता है, तो नॉर्मली होता है क्या, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रिकवर हो जाती है, क्योंकि न्यू कोलेजन सिंथेसिस बनना शुरू हो जाती है, कोलेजन की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। अब हम देख लेते हैं फिब्रोसिस इन द पैरेन्काइमल। फिब्रोसिस का मतलब है एक्सेसिव डेपोजिशन ऑफ कोलेजन एंड अदर ईसीएम कंपोनेंट इन द टिश्यू इज कॉल्ड फिब्रोसिस। ठीक है, यानी किसी पैरेन्काइमल ऑर्गन के अंदर कोलेजन और दूसरे ईसीएम के कंपोनेंट की डेपोजिशन होना, तो उसको बोलते हैं फिब्रोसिस। ठीक है, अब कहते हैं कि जो स्कार और फिब्रोसिस है दोनों आपस में इंटरचेंजली अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो बेसिक मैकेनिज्म होते हैं फिब्रोसिस के वो बिल्कुल स्कार जैसे होती है। फिब्रोसिस की वजह से सब्सटेंशियल ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकती है, यहाँ तक कि ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। फिब्रोटिक डिसऑर्डर कौन कौन सी है, क्रॉनिक और डेबिलिटिंग डिजीज है, फॉर एग्जांपल लीवर की सिरोसिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, स्क्लेरोडर्मा है, फिब्रोसिंग डिजीज ऑफ लंग है जिसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस है, ड्रग और रेडिएशन इंड्यूस्ड पल्मोनरी फिब्रोसिस है, किडनी की भी फिब्रोसिस होती है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस होता है। इन सबको रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद है एब्नॉर्मैलिटीज इन टिश्यू रिपेयर, या तो टिश्यू का जो रिपेयर है, हीलिंग है, वो खराब हो जाएगी या फिर कुछ ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो पहले डिफेक्टिव हीलिंग है, तो क्या किन किन क्लिनिकल कंडीशन के अंदर हीलिंग डिफेक्टिव होती है, क्रॉनिक वुंड्स हो जाती है। पहला वीनस लेग अल्सर, आर्टीरियल अल्सर, डायबिटिक अल्सर और प्रेशर सोर्स होती है। वीनस अल्सर कब डेवलप होती है, एल्डर पीपल के अंदर। मैकेनिज्म क्या होता है, क्रॉनिक वीनस हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। अब क्रॉनिक वीनस हाइपरटेंशन की आगे मजीद वजह लिखी हुई है कि सीवियर और वेरिकोस वेन की वजह से या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से। ठीक है, इस केस के अंदर जो आयरन पिगमेंट्स होती है, हीमोसिट्रिन, उसकी डेपोजिशन काफी कॉमन होती है। यहाँ पे कहाँ से आ सकती है, आरबीसी की ब्रेकडाउन की वजह से आ सकती है, और इसके साथ कोई ना कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी आ सकती है। अब ऐसे अल्सर इनकी हीलिंग काफ़ी पुअर होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है टिश्यू की तरफ वो काफ़ी कम से कम हो जाती है। जो आपने डिफ्यूजन वाला सरफेस एरिया, जो डिफ्यूजन वाला डिस्टेंस होता है, आपने बढ़ा दिया है। आर्टीरियल अल्सर किन के अंदर होगा, जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, स्पेसिफिकली डायबिटीज वाले के अंदर। इसके अंदर इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया की वजह से हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। डायबिटिक अल्सर स्पेसिफिकली लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है, फीट को, टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाएगा, हीलिंग कम हो जाएगी क्योंकि वैस्कुलर डिजीज करवाता है, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इस्कीमिया हो सकता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, सिस्टमिक मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस होती है। और इस हीलिंग के अंदर क्या होगा, जो लीगन्स होती है, लीगन्स के अंदर एपिथेलियल अल्सरेशन होगा और एक्सटेंसिव ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिल सकता है। प्रेशर सोर्स, ठीक है, बाजू का ऐसा होता है कि अगर हम टिश्यू को प्रोलॉन्ग कंप्रेस करें अगेंस्ट द बोन, फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर लेटा हुआ बेड के ऊपर, ठीक है, मूव नहीं कर पा रहा, तो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से लोकल इस्कीमिया हो जाएगा, लोकल इस्कीमिया की वजह से स्किन की अल्सरेशन हो सकती है और अंडरलाइंग टिश्यू की भी नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सर्जिकल इंसिजन्स होती है, अगर रीओपन दोबारा खुल जाती है इंटरनली एक्सटर्नली, तो उसको बोलते हैं वाउंड या वूंड डिहेसेंस बोलते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ओबेसिटी है, माल न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शन है, वेस्कुलर इनसफिशिएंसी है। एब्डोमिनल वूंड के केस के अंदर ये वॉमिटिंग और कफ से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बाज़ होता है कि स्कारिंग को ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको बोलते हैं हाइपर ट्रॉफिक स्कार, और दूसरा कीलॉइड होते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार स्पेसिफिक होता है वुंड वाली जगह के ऊपर, लेकिन जो कीलॉइड होते हैं ये वुंड से भी आगे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक्सेसिव स्कारिंग के अंदर दो कंडीशन, बल्कि यहाँ पर चार कंडीशन मैंने लिखी हुई है। पहला हाइपरट्रॉफिक स्कार, दूसरा एक्सुबेरेंट ग्रैनुलेशन, तीसरा मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, तीसरा केलॉइड है, और चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है एब्नॉर्मैलिटीज इन कॉन्ट्रैक्चर। तो पहला हम देख लेते हैं हाइपर ट्रॉफिक स्कार के बाद वक्त ऐसा होता है कि रिपेयर प्रोसेस के कंपोनेंट्स को ज़्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफिक स्कार की लॉइस हो सकती है। अगर कोलेजन की ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गई है तो उसकी वजह से स्कार काफ़ी ज़्यादा रेज्ड होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार। ठीक हो गया। और लेकिन ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और इनके अंदर मायोफाइब्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाकर रिग्रेस हो जाते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको हाइपरट्रॉफिक स्कार देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कीलॉइड। क्या अगर स्कार टिश्यू ओरिजिनल वुंड से भी आगे ग्रो करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल जख्म सिर्फ यहाँ पे था लेकिन उससे आगे भी दूसरी बाउंड्री तक फैलना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं कीलॉइड बोलते हैं। ठीक हो गया, कीलॉइड। ठीक है, ओके। कहते हैं कि जो कीलॉइड होते हैं अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं और नॉर्मली थर्मल और ट्रॉमेटिक इंजरी के अंदर ही ज़्यादा कॉमन होते हैं और डीप एपिडेमिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। एक्सुबेरेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू, इसके अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू को ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, और वो प्रोट्रूड करता है। ठीक हो गया, अबव द लेवल ऑफ सराउंडिंग स्किन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राउड फ्लैश। ठीक हो गया। लास्ट है
एब्नॉर्मैलिटीज़ इन कॉन्ट्रैक्चर कि अगर कुछ ज़्यादा एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्चर हो गया तो उसकी वजह से वुंड की डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। जिस तरह डबाइट ट्रेंड कॉन्ट्रैक्चर आपको पता है कि इस टाइप की कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिल सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्नॉर्मैलिटीज़ इन कॉन्ट्रैक्चर। ये ज़्यादा कॉमन होती है पाम के ऊपर, सोल के ऊपर और एंटीरियर सरफेस ऑफ थोरैक्स के ऊपर। ठीक हो गया? किस केस में देखने को मिलती है? बर्न्स के बाद, ठीक है? और ये जॉइंट्स की मूवमेंट को खराब कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का हाथ अकड़ के यूँ हो गया तो उंगली को यूँ कर ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्चर, एक्सुबेरेंट ग्रैनुलेशन, कीलॉइड्स, हाइपरट्रॉफिक स्कार, ये सारे एक्सेसिव स्कारिंग के अंदर आते हैं। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्यूटेनियस वुंड हीलिंग को। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मेन फेसेस होते हैं इन्फ्लेमेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू है, ईसीएम की रिमॉडलिंग होती है। क्यूटेनियस वुंड प्राइमरी यूनियन या सेकेंडरी यूनियन से हील होती है। सेकेंडरी यूनियन के अंदर एक्सटेंसिव स्कारिंग होती है, वुंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वुंड की हीलिंग इन्फेक्शन की वजह से खराब हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से, टाइप, वॉल्यूम, लोकेशन ऑफ इंजरी की वजह से, ईसीएम की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, कीलॉइड हो सकता है, कोलेजन की सिंथेसिस की पर्सिस्टेंट स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो सकता है? फिब्रोसिस हो जाएगी। फिब्रोसिस की वजह से टिश्यू का आर्किटेक्चर तो वापस आ जाए लेकिन फंक्शन वापस नहीं आता। ठीक है, ओके। तो ये हमने रिवाइज कर लिया टिश्यू के रिपेयर को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।